हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एशियंट हिस्ट्री और एशियंट हिस्ट्री में हमारा ऋग वैदिक पीरियड कंप्लीट हो चुका था और हम उत्तर वैदिक काल में भी आ चुके थे। उसके बारे में भी हम वैदिक ग्रंथ, उपनिषद, इन सब के बारे में एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब हम दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो हमारे साहित्यिक स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत से, उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें और कैसे कैसे जानकारी मिलती है, कैसे आर्यंस अपना क्षेत्रीय परिवर्तन करते हैं, जिनके हमें एविडेंस मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर वैदिक काल में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। उत्तर वैदिक काल का साहित्यिक प्लस पुरातात्विक स्रोत आज हम समझेंगे। ठीक है, फैक्ट्स मैं आपको लिखवा दूंगी और आगे लिखे भी हुए हैं, जिसको चाहिए पीडीएफ वो ले लेना। तो देखो, जो आज हम टाइम पीरियड कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो टाइम पीरियड कौन से टाइम पीरियड के बीच में बोला जाता है? वो बोला जाता है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक का ये टाइम पीरियड बोला जाता है आपका उत्तर वैदिक काल का। इस युग में जो हमारे वैदिक कबीले थे, जो आपके सप्र सिंधव या सप्त सैंधव प्रदेश कह लो, सप्र सिंधव कह लो या सप्त सैंधव क्षेत्र कह लो, दोनों एक ही बात है। सप्त सैंधव क्षेत्र में गंगा की जो ऊपरी घाटी है, गंगा नदी की जो ऊपरी घाटी है और जो उसके आसपास का एरिया था, यहाँ पे फैल गए थे आर्यंस। जो इनका ये क्षेत्रीय परिवर्तन हुआ था, सप्त सैंधव को छोड़कर गंगा के ऊपरी घाटी में, गंगा के दोआब क्षेत्र में जो ये लोग आ गए थे, यानी कि ये भारत में पूर्व दिशा में जा रहे थे, जो ये क्षेत्रीय परिवर्तन हो रहा था। क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ साथ इसमें आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में भी कई परिवर्तन हुए। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस युग का अध्ययन करने के लिए हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही उपलब्ध हैं। अब हम बात किसकी करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम साहित्यिक स्रोत की। किसकी बात करते हैं? साहित्यिक स्रोत की। जो ये हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, हम सबको पता है कि ऋग्वेद काल में आपका ऋग्वैदिक काल जो हमारा पीरियड हम करके आए हैं लास्ट, इसमें एक ऋग्वेद का वर्णन देखने को मिला था हमें, क्योंकि आपका ऋग्वेद का वर्णन ऋग्वैदिक काल पीरियड से रिलेटेड था। उसके बाद जो हमारे 3 वेद आए, कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद संहिता में जो बाद में आपके 10 मंडल जोड़े गए थे, उन सब को ही उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है। यानी कि उनमें हमें काफ़ी जानकारियां देखने को मिलती है, कहाँ क्या चीज़ हुई, कहाँ क्या चीज़ नहीं हुई। तो हम क्या कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत में? हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद संहिता में क्या हो रहा है ये भाई? ऋग्वेद संहिता में बाद में जोड़े गए 10 मंडल तथा सामवेद, यजुर्वेद और हमारा जो क्या था, अथर्ववेद, इसके मुख्य स्रोत हैं। किसके? उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ऋग्वेद संहिता में बाद में जोड़े गए 10 मंडल, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसके क्या है? प्रमुख स्रोत हैं। किसके? उत्तर वैदिक काल के। जैसे हम सामवेद संहिता में क्या देखते हैं? सामवेद संहिता किस पे रिलेटेड है? प्रार्थना और श्लोक, यही देखने को मिलते हैं हमें। इनकी बुक है सामवेद, जिसमें आपके लयबद्ध गाने गाए गए थे। ठीक है, या आप इसको प्रार्थना, श्लोक, लयबद्ध गाने
इन सब के जो रिलेटेड चीज़ है वो हम सब को क्या मिलती है, किस में मिलती है? सामवेद संहिता में देखने को मिलती है कि जो प्रार्थना तथा श्लोक की पुस्तक है, जो आपके ऋग्वेद से ही ली गई है, इनको उपासना एवं धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर स्पष्ट तथा लयबद्ध गाने के लिए संकलित किया गया था। किसको किया गया था? आपके सामवेद को किया गया था। वैसे ही जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद क्या है? ये किससे रिलेटेड है? ये आपके यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों से है। यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों का वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? वो हमें यजुर्वेद में स्पष्ट देखने को मिलता है कि इसमें स्तुति गीतों का भी संग्रह किया गया था। इस संहिता में, जो आपका यजुर्वेद संहिता है, इसमें संकलित अनुष्ठानिक और स्तुति गीत उस युग की हमें किस किस चीज पे जानकारी मिलती है कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। इनसे हमें सामाजिक प्लस इनके राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इस चीज की जानकारी हमें किस में मिलती है? यजुर्वेद में मिलती है। अगर हम बात करें अब इसके अथर्ववेद की, तो इसमें उस काल की लोक परंपराओं का संकलन मिलता है। अथर्ववेद में हमें किसका संकलन मिलता है? लोक परंपराओं का। लोक परंपराओं का संकलन हमें किस में देखने को मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, जो कि लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें हमें सामान्य जनता की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, किस किस का? कि भी सामान्य जनजीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी। और जो आपका ये अथर्ववेद है, इसको ही उत्तर वैदिक काल का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसको? अथर्ववेद को। तो क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर वैदिक काल का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना गया है, तो हम क्या कह देंगे? अथर्ववेद को उत्तर वैदिक काल का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। किसको माना गया है? आपके अथर्ववेद को माना गया है। इसके अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कौन सा ग्रंथ? जैसे हमारा ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलते हैं। जो ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या? वैसे ब्राह्मण ग्रंथ मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा अब रिलेट हो रहा है तो इस चीज को भी हम लेके चलेंगे। जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद के बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ आए, वेदों के बाद क्या आए? ब्राह्मण ग्रंथ आए। जो अन्य ग्रंथ आए थे वेदों के बाद, उन्हीं को तो हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वैदिक संहिताओं पर क्या है? ये वैदिक संहिताओं की टीका और टिप्पणियां तो हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम क्या कह देंगे कि ये वैदिक संहिताओं पर टीका टिप्पणियां हैं। कौन है टीका टिप्पणियां? आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में हमको क्या देखने को मिलता है? अनुष्ठानों, जो जितने भी अनुष्ठान होते थे, इनमें सामाजिक और धार्मिक पक्षों को अच्छे से किस में बताया गया? आपके ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है। इसमें उत्तर वैदिक काल के जितने भी समाज थी उसकी जानकारी मिलती है कि समाज कैसा था, कैसे कैसे काम होते थे, कैसे यज्ञ होते थे, कैसे ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ। ये सब हमें किस में देखने को मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने ऋग्वेद काल में 2 महाकाव्य देखे थे। कौन कौन से महाकाव्य देखे थे ऋग्वेद काल में? ऋग्वेद काल में हमने दो महाकाव्य देखे थे। एक तो था हमारा रामायण, एक था हमारा महाभारत। ये देखने को मिलते थे। लेकिन जो हमें ऋग्वेद काल में ये 2 महाकाव्य देखने को मिले हैं, दोनों महाकाव्य में प्रारंभिक भारतीय समाज की जानकारी मिलती है। हमें किसकी जानकारी मिलती है? प्रारंभिक भारतीय समाज की। तब भी भारतीय इतिहास में किसी भी काल को महाकाव्य का काल कहना बहुत उपयुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या रीजन है उस चीज का? तो समझो, यहां पर भी जो हमारे इतिहासकार हैं उनके मत अलग अलग हैं। इन महाकाव्यों में जो जानकारी मिलती है वो ज्यादातर, जो आपका रामायण और महाभारत है, इन महाकाव्यों में भी जो हमें जानकारी मिलती है वो ज्यादातर हमें उत्तर वैदिक काल से ही रिलेटेड मिलती है, यानी कि उत्तर वैदिक काल से ही उसका संबंध मिलता है। इस काल के जैसे प्रमुख केंद्र
जो आपके रामायण महाभारत के प्रमुख केंद्र थे वो कौन से थे? ऊपरी गंगा और मध्य गंगा घाटियों के बीच का एरिया था। थोड़ा बहुत हमें अन्य क्षेत्रों का भी वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम महाकाव्यों के अनुसार देखें, जो हमारे रामायण महाभारत हैं, इनके अनुसार देखें तो भी अधिकांश महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो हमें गंगा के दोआब क्षेत्र में ही देखने को मिलती हैं। चाहे आप रामायण देख लो या आप महाभारत देख लो, वो हमें गंगा के दोआब क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। तो यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ये महाकाव्य हैं, इनमें जितनी भी कहानियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, उनकी जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, अगर वो मानने पे आए तो इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि वो ऋग्वेद काल की है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस है ही नहीं हमारे पास। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उत्तर वैदिक काल से हैं या ये ऋग्वेद काल से हैं ये महाकाव्य, क्योंकि जो ये महाकाव्य दिखाए गए हैं, ये महाकाव्य जितनी भी इनमें स्टोरीज हमें मिलती है वो स्टोरीज हमें उत्तर वैदिक काल के टाइम की मिलती है, क्योंकि ऋग्वेद काल में तो ये लोग सब सैंधव प्रदेश तक ही रह गए थे। मूव तो उत्तर वैदिक काल में आए हैं ना, मूव करके तो ये गंगा घाटी के दोआब में पूर्व की साइड, ये किस टाइम पीरियड में आए हैं? उत्तर वैदिक काल में आए हैं। और आप चाहे रामायण उठा लो या महाभारत उठा लो, वो दोनों एरियाज आपको कौन से मिलते हैं? वो दोनों एरियाज हमें गंगा घाटी क्षेत्र के मिलते हैं। जो हमारा ऊपरी घाटी क्षेत्र लगा लो गंगा का, या निचला लगा लो, या दोआब का क्षेत्र लगा लो, यही देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कोई एग्जैक्ट एविडेंस हमारे पास नहीं है कि हम ये कह दें कि ये ऋग्वेद काल से रिलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं, उन ऐतिहासिक घटनाओं को मानने के लिए हमारे पास कोई सबूत है ही नहीं। साथ में हमें यह भी जानना जरूरी है क्या कि जो इन महाकाव्यों को आपके वर्तमान एट प्रेजेंट में हमें पहुंचाने में कई साल लग गए हैं, इसलिए इन महाकाव्यों में हम भिन्न भिन्न प्रकार के समाजों के दर्शन करते हैं। साहित्यिक स्रोत इतने ही थे हमारे। फिर अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, अब हम किसकी बात करें? अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, अगर हम अब पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो देखो, साहित्यिक स्रोत स्थान स्थान पर जितने भी हमारे स्थान हैं वहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका साहित्यिक स्रोतों में हम क्या देखते हैं, हमें किन एरिया की जानकारी मिलती है। अगर हम क्षेत्र की, स्थान की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो हमें कौन कौन सा क्षेत्र देखने को मिलता है? हमें एक तो क्षेत्र देखने को मिलता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो हमारा वेस्ट यूपी है। और हमें जैसे आपका हरियाणा हो गया, महाभारत का युद्ध किस में हुआ था? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा से रिलेटेड हो गया। आपका जैसे राजस्थान है, इन क्षेत्रों की चर्चा करते हैं साहित्यिक स्रोतों में। अगर हम जगह की बात करें तो पश्चिमी यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। अब देखो, उत्तर वैदिक काल का समय लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगर हम देखें तो जो हमारे समकालीन ग्रंथ हैं, इनमें बहुत से समुदाय और सांस्कृतिक समूहों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, अलग अलग जानकारियाँ मिलती है। पर विशेष प्रकार की हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पे हमें मिट्टी के मृद भांड देखने को मिलते हैं। ये कह सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं, बर्तन कह दो, मृद भांड कह दो, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। तो जो हमें ये मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं, ये किसी विशेष जाति या प्रजाति या किसी समूह से इनका संबंध नहीं लगाया जा सकता कि किस जाति के हैं, ये किस प्रजाति के हैं, या किस समूह के हैं, या किस कबीले के। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। बस हमारे पास क्या एविडेंस है कि उस टाइम के हमें कुछ मृद भांड मिले हैं, ठीक है, जिसमें आप चित्रित धूसर कह लो, रंगों से रंगाई वाले कह लो, इस टाइप के हमें कुछ मृद भांड देखने को मिले हैं। तो जो उनका संबंध तो हम लगा ही नहीं सकते कि कौन कौन सा है। इसी टाइम पीरियड में क्या हो रहा था? इसी टाइम पीरियड में, इसी काल में कुछ खेतीहर समूह भी फल फूल रहे थे। खेतीहर समूह भी आए, जो लोग खेती करते थे ये भी फूल रहे थे। ये जो खेतीहर समूह थे, ये खेतीहर समूह एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। कैसे बर्तनों का प्रयोग करते थे? एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे।
इनको हम क्या कहते हैं, इन मिट्टी के बर्तनों को हम क्या कहते हैं, PGW, यानी कि रंगे हुए धूसर मृद भांड। इनको हम क्या कहते थे, जो खेतीहर समूह एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे, उनको हम क्या बोलते थे कि रंगे हुए धूसर मृद भांड है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PGW नाम दे देते हैं। ठीक है, ग्रे वार्ड बोल देते हैं जिसको हम। ये जो हम रंगे हुए मृद भांड और अन्य पुरातात्विक अवशेष हमें जो देखने को मिले हैं, ये भी उत्तर वैदिक काल की भौतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। हमें अब तक ऊपरी गंगा घाटी के कितने एविडेंस इनके जो चित्रित धूसर थे, चित्रित धूसर जो मृद भांड हमें मिले हैं, ये अभी तक हमें, अगर हम बात करें तो ऊपरी जो गंगा घाटी है हमारी, ऊपरी गंगा घाटी, यहाँ पे 700 प्लस क्षेत्रों से, स्थानों से कह दो चाहे, स्थानों से हमें एविडेंस मिले, यानी कि इतने जो ये 700 प्लस आपका गंगा, ऊपरी गंगा घाटी का एरिया देखा है, तो वहाँ पे हमें 700 प्लस चित्रित धूसर मृद भांड के स्थलों की खुदाई अब तक की जा चुकी है। कितने प्लेसेस की जा चुकी है, 700 प्लस, जहाँ से हमें चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं, खुदाई हो चुकी है। ये जो 700 प्लस स्थल है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। वो इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपके कौन कौन से हैं, जैसे देखो आपका जो बहावलपुर का क्षेत्र है, बहावलपुर हो गया, भावलपुर, धामर नदी के सूखे क्षेत्र, सूखे क्षेत्रों में। और भी अगर हम बात करें तो सिंधु व गंगा के तराई वाले क्षेत्र। और भी हम बात करें तो गंगा, यमुना, दोआब में जो हमें चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं, इनसे हम क्या एविडेंस लगा सकते हैं, इन एविडेंस से हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन से टाइम पीरियड के, ये आपके उत्तर वैदिक काल के हैं। कौन कौन सा एरिया, बहावलपुर, धामर नदी के सूखे क्षेत्र, सिंधु गंगा के तराई वाले क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब में जो फैले हुए हमको मिले हैं। इन स्थलों की जो पूर्वी सीमा है, जो हमें जितने भी ये स्थान खोदे गए हैं, जहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं, इनकी जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा, उसको आप कैसे कह सकते हो कि पूर्वी सीमा तो है आपकी गंगा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और जो आपका सरस्वती नदी वाला था, यहां से हमें एविडेंस मिले हैं। सरस्वती नदी जो अब आपके राजस्थान के मरुस्थल में भाई लुप्त हो चुकी है आज के दिन, तो यहां से हमें एविडेंस देखने को मिला। और सरस्वती नदी में भी जैसे आपका इन, अगर हम यहाँ पे भी बात करें कि ये कौन कौन से एरिया मिले हैं, इनके कौन कौन से एरिया मिले हैं, तो जैसे आपका अतरंजी खेड़ा है राजस्थान का, अतरंजी खेड़ा, एक था आपका अछिछत्र था, राजा हमारे हरियाणा का नूह हो गया, हस्तिनापुर हो गया, कुरुक्षेत्र मिला, भगवानपुर, कुरुक्षेत्र के पास ही आपका भगवानपुर, और जो जखेड़ा मिला था, ये एरिया मिले हैं हमें। ये सब किसके एविडेंस है, ये सारे आपके चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से, ये जितने भी हमारे एविडेंस हैं, इनको हम क्या कह देंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि चित्रित धूसर मृद भांड के हमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो हम क्या कह देंगे, अतरंजी खेड़ा, अछित्र, नूह, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, भगवानपुर और जखेड़ा। ये किसके हैं, आपके चित्रित धूसर मृद भांड के प्रमुख क्षेत्र।
आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें कि जैसे देखो आपके 2000 ईसा पूर्व से लेकर अगर हम 1400 ईसा पूर्व तक की एक बार बात करें तो इस टाइम पे आपका जो दक्षिणी राजस्थान था, इस टाइम पे जो हमारा साउथ राजस्थान था, दक्षिणी राजस्थान था, यहाँ पे एक संस्कृति फूल रही थी, फल फूल रही थी। कौन सी संस्कृति थी? यहाँ थी बांस संस्कृति। अभी तक आपने नहीं की होगी बांस संस्कृति, ना ही किसी टीचर ने आपको करवाया होगा कि बांस संस्कृति कहाँ थी। बांस संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व तक आपको दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलती थी। इस टाइम विस्तार किसका था दक्षिणी राजस्थान में, यानी कि साउदर्न राजस्थान में हमारा विस्तार था बांस संस्कृति का। ये देखने को मिला। ये माना जाता है कि ये जो संवत गंगा घाटी में आपका फैलाव हुआ है 800 ईसा पूर्व तक इसका विकास हो चुका था। यानी कि पहले बांस संस्कृति थी, 800 ईसा पूर्व के आसपास हमें गंगा घाटी में ये लोग फैल चुके थे। इसी तरह जो ये बांस संस्कृति थी, यहाँ के लोग कौन से मृद भांड यूज करते थे? यहाँ के लोग काले एवं लाल मृद भांड यूज करते थे। ठीक है, और इसको भी किससे जोड़ा जाता है? इसको भी आपके उत्तर वैदिक संस्कृति से ही जोड़ा जाता है। बांस संस्कृति को उत्तर वैदिक संस्कृति से ही जोड़ा जाता है। अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें तो इनके अनुसार आर्यों का प्रसार पूर्व दिशा की ओर हुआ, परंतु अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो वैदिक आर्यों के पूर्व दिशा में फैलने को आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जब 2000 से 1400 ईस्वी में हमें एक बांस संस्कृति राजस्थान में मिल चुकी है और उत्तर वैदिक काल में तो आप बात कर रहे हो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की, उससे पहले तो हमें बांस संस्कृति मिल चुकी है और वहाँ पे हमें काले और लाल मृद भांड मिल चुके हैं। तो क्या इस एविडेंस पे हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में, अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो आर्यों का प्रसार पूर्व दिशा की ओर हुआ? पर पुरातात्विक स्रोत कुछ और ही कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत इस चीज को पूर्व दिशा की ओर फैलने को सिद्ध ही नहीं करते। तो दोनों में क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं वो पूर्व दिशा में फैलने वाली किसी भी संस्कृति के साक्ष्य हमें दिखाता ही नहीं है कि उत्तर वैदिक काल में वो फैले हैं। ऐसा हमें पुरातात्विक स्रोतों में कोई एविडेंस नहीं मिला कि आर्य पूर्व दिशा में फैले और फिर उन्होंने वहाँ पे सब चीज़ें बसाई, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी भी कुछ बस्तियाँ, कुछ संस्कृतियाँ ऑलरेडी थी। तो ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने वहाँ का मूव करके वहाँ की ही संस्कृति को अडॉप्ट किया हो। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है साहित्यिक स्रोतों में और हमारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बीच में। इस प्रकार हमें जो हमारे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के ऐतिहासिक स्रोतों में काफ़ी क्लियरिटी दिखाई देगी कि भी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ थी। हालांकि जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं जो हमें मिलते हैं देखने को, उसमें हमें वैदिक समाज और पुरातात्विक साक्ष्यों से इंगित समाज दोनों में लोहे का प्रयोग आरंभ में देखने को मिला। लोहे का एविडेंस देखने को मिल रहा है। लोहे का जो एविडेंस था, आयरन के जो एविडेंस थे, यानी कि लोह के एविडेंस हमें देखने को मिले 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का आविष्कार हो गया था, ऐसा माना जाता है। तो जो हमें वैदिक समाज और पुरातात्विक स्रोत से इंगित समाज दोनों में लोहे का प्रयोग आरंभ में देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे चित्रित धूसर मृद भांड क्षेत्रों में लोहे की चीज़ों का प्रचलन आमतौर पे पहले ही था। जैसे आपका जो अतरंजी खेड़ा है, नूह है, या जोधपुर एरिया है राजस्थान का, यहाँ से जो हमें चीज़ें मिली हैं, जो वस्तुएं मिली हैं, अगर हम उनकी कार्बन 14 पद्धति से तिथियाँ निकालें तो वो इस धातु का गंगा के मैदानों में जो 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच का प्रचलन इस टाइम पे शुरू हो गया था। कहाँ कहाँ से? जैसे अतरंजी खेड़ा है, नूह है, जोधपुर है। यहाँ पे लिख लो आप ये नाम लिखने से क्या होता है, माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है। अतरंजी खेड़ा हो गया, नूह हो गया, और आपका जो जोधपुर का एरिया था
यहाँ पे जो एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, अगर हम C14 पद्धति की बात करें तो हमको जो गंगा के मैदानों में कौन सा टाइम पीरियड देखने को मिलता है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक के एविडेंस मिले हैं कि इस टाइम पीरियड में लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था। और लोहे को आप अगर बात करो तो जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल, पंजाब, तब बाद में कभी हमें देखने को मिला था, बाद में जो हमारा दक्षिण बिहार है, जहाँ पे आपका मगध पनपा था जनपद, दक्षिण बिहार, बाद में आया था आपका दक्षिण बिहार। यहाँ से जो एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं उनसे ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे हमें एक ऋग्वेद काल में एक शब्द देखने को मिलता है। ऋग्वेद काल में हमें एक शब्द देखने को क्या मिलता है, ऋग्वेद काल में हमें एक शब्द देखने को मिलता है अयस। किस में देखने को मिलता है, ऋग्वेद काल में देखने को मिलता है। ऋग्वेद काल में हमें एक शब्द मिलता है अयस। अयश ऐसा माना गया है कि अयश लोहे का ही कुछ होगा, पर अयश का यूज हम उस टाइम पे धातु से कह सकते हैं कि ये धातु थी, बट ऐसा हम एक प्रॉपर नहीं कह सकते थे कि अयस आपका लोहा ही था। इसको एक धातु के रूप में भी माना गया है। पर ऋग्वेद काल में जो हमें ये अयश शब्द मिला है, ये शब्द लोहे के अर्थ में भी हो सकता है क्योंकि एक धातु थी। पर पुरातात्विक खोजों के आधार पर लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन होगी अयश वर्ड पर कि अयश वर्ड को हम ऋग्वेद काल में लोहे का अगर कहें तो लोहे का तो एविडेंस था ही नहीं ऋग्वेद काल में। लोहे का एविडेंस हमें कब मिला, उत्तर वैदिक काल में मिला। तो अयश को एक धातु के रूप में बोला गया फिर ऋग्वेद काल में। और अगर हम साहित्यिक स्रोतों से इसकी पुष्टि करें तो यजुर्वेद में, जो हमारा यजुर्वेद था, इसमें जो ये अयश शब्द था, अयश शब्द को श्याम अयश बोला गया। क्या बोला गया, श्याम अयश। और जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में कृष्ण अयश बोला गया। इस चीज को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कभी इसको हल्के में ले लो। अयश शब्द अकेला ऋग्वेद काल में जो एक धातु को रिलेट करता था, अगर धातु ना आए तो लोहे के रूप में भी इसका उपयोग आप कह सकते हो। बट यजुर्वेद में जो आपका उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद आया, यजुर्वेद में अयश को श्याम अयश नाम दिया गया। श्याम अयश नाम किस में दिया गया, यजुर्वेद में नाम दिया गया। और कृष्ण अयश में क्या नाम दिया गया, ब्राह्मण ग्रंथ। कृष्ण अयश को ब्राह्मण ग्रंथ में बोला गया कृष्ण अयश। ये दोनों जो एविडेंस थे ये हो गए थे आपके लोहे से, ठीक है। तो इसलिए अयश को ऋग्वेद काल में बाद में क्या बोला जाने लगा कि क्या पता ये भी लोहा ही हो। जो ये वर्ड यूज हुआ है अयश, ये लोहे के लिए यूज हुआ होगा। बट हमें यजुर्वेद में अयश को श्याम अयश कहा गया और ब्राह्मण ग्रंथ में लोहे को कृष्ण अयश कहा गया। इन दो पॉइंट्स को याद रखना क्योंकि आपका एग्जामिनर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। वो आपसे अब अयश नहीं पूछेगा, आपसे वो ये पूछेगा कि श्याम अयश किस में देखने को मिलता है, यजुर्वेद में। कृष्ण अयश किस में देखने को मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ में। पर अभी जो उत्खनन हुए हैं, जो अभी फिलहाल चल रहे हैं, उसमें यह भी पता चलता है कि जो दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन लोग थे, दक्षिण भारत के हमारे जो साउथ इंडियन के महापाषाणकालीन लोग थे, लोहे के प्रयोग से अच्छे तरीके से ऑलरेडी परिचित थे। अभी फिलहाल जो उत्खनन हुआ है उनसे ये एविडेंस मिले हैं। इसलिए हम आर्यों को भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ करने का श्रेय दे ही नहीं सकते कि भाई आर्यों ने लोहे का प्रारंभ किया था, क्योंकि जो अभी फिलहाल वर्तमान में हमें एविडेंस मिल रहे हैं उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि साउथ इंडियन के लोग भी लोहे से परिचित थे। बट आर्य तो साउथ की तरफ गए ही नहीं थे, वो तो विंध्य को क्रॉस ही नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बाई चांस एग्जामिनर पूछ ले कि क्या आर्यों को हम ये श्रेय दे सकते हैं कि उन्होंने भारत में लोहे का प्रारंभ किया था, तो हम क्या कह देंगे, नहीं, आर्यों ने भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ नहीं किया था। ये श्रेय हम आर्यों को नहीं दे सकते।
अगर हम लौह तकनीक और उसके प्रभाव की बात करें तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या लोहे की जानकारी ने इस सभ्यता की धातु तकनीक में कोई विकास किया था? इस नई तकनीक के प्रचलन से समाज की भौतिक परिस्थितियां कैसे परिवर्तन आए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में जितने भी हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, उन ऐतिहासिक साक्ष्यों से हमें क्या पता चलता है, यही कि ये लोग आर्य थे, ये एक घुमक्कड़ पशुपालक समाज था। और उत्तर वैदिक काल में ये किस में कन्वर्ट हो गया? एक स्थायी समाज में कन्वर्ट हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में हम क्या कह सकते हैं? उत्तर वैदिक काल में हम कह सकते हैं कि आर्य अब घुमक्कड़ ना होकर घुमक्कड़ पशुपालक समाज अब एक स्थायी समाज में परिवर्तित हो रहा था, ये हम कह सकते हैं। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि स्थायी रूप से खेती करने के लिए वनों और गंगा के दोआबों को साफ करने के लिए इन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी का यूज़ किया था। लोहे की नोक वाले हल, कुदाल ने कृषि यंत्रों की क्षमता को बढ़ाया, जिससे कृषि के कार्यों का फैलाव हुआ। इसलिए विद्वानों का मत है कि लोहे के प्रयोग ने कृषि अर्थव्यवस्था को और विकसित करने में विशेष योगदान दिया। पर अगर हम बात करें तो इस बात से भी हमें भली भांति परिचित होना चाहिए। किस बात से? कि उत्तर वैदिक काल में कृषि और लोहे के प्रयोग से पूर्णतः विकसित नहीं था। उत्तर वैदिक काल कृषि और लोहे के प्रयोग से पूर्णतः विकसित नहीं था। इस चीज़ को याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या? कि हमारा उत्तर वैदिक काल कृषि तथा लोहे के प्रयोग से पूर्णतः विकसित नहीं था। ठीक है। जैसे बिहार से लोहे के खनन का कार्य बड़े स्तर पर नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि हमें एविडेंस तो हिमाचल में भी मिले हैं, पंजाब में भी मिले हैं, राजस्थान में भी मिले हैं, यूपी में भी मिले हैं। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सिर्फ बिहार में ही लोहे के खनन का कार्य बड़े स्तर पर हुआ था। नहीं हुआ था, क्योंकि एविडेंस तो हमें उस टाइम वहाँ पे भी मिले हैं। और लोहे को पिघलाने की विधि बहुत प्राचीन थी, ऐसे एविडेंसों से हमें मिला है। जैसे खुदाई में हमें कुछ चीज़ें मिले हैं। अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो जैसे हमें क्या क्या मिला है खुदाई के दौरान, खुदाई से हमें क्या क्या मिले हैं? जैसे नुकीले लोहे के तीर मिले हैं, नुकीले लोहे के तीर। और क्या मिले हैं? नुकीले भाले मिले हैं, और हसिया, कुदाल, कुल्हाड़ी, ये चीज़ें कम मिली हैं। नुकीले लोहे के तीर और भाले ज़्यादा मिले हैं। जैसे हमें जखेड़ा जो एरिया आया था, जखेड़ा, यहाँ से हल्का एक फाल प्राप्त हुआ, हल्का एक फाल कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपके जखेड़ा से हुआ था। और ये बोला गया कि हो सकता है कि ये इस युग का अंत भी हो। इस प्रकार जो जितने भी उत्खनन हुए उनसे हमें देखने को क्या मिलता है कि लोहे का प्रयोग केवल हथियार बनाने तक ही सीमित नहीं था। लोहे के प्रयोग ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक कृषि तकनीक को भी प्रभावित नहीं किया, जब तक कि गंगा घाटी की जो दलदली और अन्य वनों की खेती के लिए उसको साफ नहीं किया गया था। समझे इस बात को कि आप प्रॉपर ये नहीं कह सकते जब तक हमारे गंगा घाटी
का जो ये एरिया है, दलदली एरिया या वनों को खेती के लिए रेडी नहीं किया गया था, तब तक हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि कृषि में ये प्रॉपर उपयोग कर रहे थे लोहे का। जैसे कि हमें महाभारत में देखने को मिलता है जो खांडव एरिया है, महाभारत में हमें क्या देखने को मिलता है कि खांडव जो एरिया था, खांडव वन था, जो महाभारत में हमें क्या देखने को मिलता है, जो आपका खांडव था, खांडव वन था, खांडव वन को जलाकर इंद्रप्रस्थ नगर बसाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि इंद्रप्रस्थ नगर किस वन को जलाकर बनाया गया था, तो हम क्या कह देंगे, खांडव वन को। यहाँ पे लोहे के नुकीले हथियारों को भी प्रयोग किया गया। घोड़े वाले रथ, जो घोड़े के रथ होते थे हमारे, वहाँ से सैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस युग में सैनिक कार्यों ने इनका खूब प्रयोग होने लगा था। तो जब रथ का प्रयोग हो रहा था, नुकीली चीज़ों का प्रयोग हो रहा था, तो अब आपको देखो, महाभारत कहते हैं ऋग्वेद काल के महाकाव्य है, लेकिन उनके एविडेंस हमको किस में मिल रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में। तो अब क्या कह सकते हैं, हो गया ना कॉन्ट्राडिक्शन पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में। अगर अब हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो ब्राह्मण ग्रंथों में हमें उस समय उत्तर वैदिक काल के आर्यों के प्रसार का वर्णन किस में मिलता है कि ये उत्तर भारत और विंध्य पर्वत के क्षेत्रों में फैल चुके थे। ये जानकारी हमें किस में मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ में हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो आर्य थे, आर्य उत्तर वैदिक काल में इनका प्रसार पूर्वी भारत तथा विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र में हो चुका था, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि पूर्व में प्रसार से मतलब है गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र तक, ये नहीं कि असम और अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गए थे, गंगा यमुना के दोआब तक। अथर्ववेद में हमें क्या देखने को मिलता है, अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है कि ये बहली प्रदेश से लेकर मगध तक क्वेश्चन आ जाए, बहलिक प्रदेश से लेकर मगध तक का उल्लेख किस में मिलता है, तो हम किस में कह देंगे, अथर्ववेद में मिलता है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तट के बारे में भी उत्तर वैदिक साहित्य में हमें वर्णन देखने को मिलता है। कहाँ से, पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तट तक उत्तर वैदिक साहित्य में इस चीज़ का भी वर्णन मिलता है। किस में वर्णन मिलता है, उत्तर वैदिक साहित्य में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट का भी वर्णन देखने को मिलता है। इस काल में जितने भी क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, उत्तर वैदिक काल में आपके क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, और कहीं कहीं जो भी आपके गणराज्य है उनका भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। जैसे आपके ब्राह्मण ग्रंथ में जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, उससे हमें यज्ञों की जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बोला जाता है। तो ये सब आज हमने समझा कि पुरातात्विक साहित्य और हमारे जो साहित्यिक स्रोत थे उनमें कैसे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है इतिहासकारों के बीच में। अब हम कुछ फैक्ट्स करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार में पूछे जाते हैं। तो अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में शाखाओं का विकास हुआ, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो शाखा थी, कौन कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण भाग मिले जुले हैं,
आपको कृष्ण यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है? कृष्ण यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है, कृष्ण यजुर्वेद में हमें मंत्र और, एक सेकेंड रुकना, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण भाग मिले जुले मिले हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में अलग अलग हैं। यानी कि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ ये मिले जुले मिले हैं, ब्राह्मण भाग, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद में दोनों अलग अलग हैं। इस चीज़ को याद रखना। जैसे आपका जो तैत्रीय संहिता है जो आपके कृष्ण यजुर्वेद में देखने को मिलता है, जबकि वाजसेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्रीय संहिता किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। और वाजसेयी संहिता किससे रिलेटेड है? शुक्ल यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण का अर्थ ही क्या है? 100 अध्यायों वाला ग्रंथ। क्वेश्चन आ जाए 100 अध्यायों वाला ग्रंथ कौन सा था? हम क्या कह देंगे? शतपथ ब्राह्मण था। उत्तर वैदिक काल में आपके यज्ञों में पशु बलि का प्रचलन बढ़ा था। किसमें पशु बलि का प्रचलन बढ़ा? यज्ञों में। उत्तर वैदिक काल में बढ़ा था। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी। इस चीज को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए पशु बलि का प्रचलन कब बढ़ा? उत्तर वैदिक काल में बढ़ा। घोड़े की बलि किस में दी जाती थी? अश्वमेघ यज्ञ में दी जाती थी। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक यानी कि सिंबलाइज्ड माना जाता है। जो राजसु यज्ञ था इसमें राजा का अभिषेक और शक्ति प्रदर्शन होता था। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ भी शामिल था। वाजपेयी यज्ञ में क्या शामिल था? रथ दौड़ भी शामिल था। उत्तर वैदिक काल में ऋज्विक जो हमें मिलते हैं यज्ञ करने वाले पुजारी, ये 4 प्रकार के होते थे। ये 4 पुजारी कौन से होते थे आपके? होत्र, अथर्वयु, उदारता और ब्रह्मा। ठीक है, कौन कौन से होते थे? ओत्र, होत्री जो आपके ऋग्वेद से थे, अथर्वयु आपके सामवेद से, उदाता आपके यजुर्वेद से थे, ब्रह्मा आपके अथर्ववेद से थे। उदाता किससे संबंधित थे? सामवेद से संबंधित थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उदाता मैं किससे? यजुर्वेद से बोल गई थी ना, यजुर्वेद से नहीं, सामवेद से संबंधित पुजारी कौन से होते थे? हमारे उदाता होते थे। और उद्धर्वयु यजुर्वेद से संबंधित होते थे। उद्धर्वयु किससे संबंधित थे? यजुर्वेद से। और उद्राता किससे संबंधित थे? आपके सामवेद से। होत्री ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करता था और ब्रह्मा पूरे यज्ञ की देखरेख करता था। ब्रह्मा पूरे यज्ञ की देखरेख करता था। उत्तर वैदिक साहित्य में राष्ट्र शब्द का प्रारंभिक प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन आ जाए राष्ट्र शब्द का प्रारंभिक उपयोग किस में मिलता है? किस टाइम पीरियड में मिलता है? तो हम किस में कह देंगे? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। जन से जनपद बने और जनपद से किसकी अवधारणा विकसित हुई? राष्ट्र की अवधारणा विकसित हुई। यानी कि जन से जनपद, जनपद से महाजनपद और महाजनपद में हमें क्या देखने को मिलता है? राष्ट्र। विधेय मिथिला पूर्व की ओर विस्तार का प्रतीक है। यानी कि ये लोग पूर्व की ओर विस्तार कर रहे थे। इसका प्रतीक किसको माना जाता है? विधेय जो आपका मिथिला का पार्ट था। पंचाल शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र था। कुरु राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। ब्राह्मण ग्रंथ में हमें कर्म कांड प्रधान माना जाता है इसमें, जबकि उपनिषद में आपका ज्ञान प्रधान होता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड, उपनिषद ज्ञान प्रधान। आरण्यक जो जंगलों में जाके आपके ये क्या कहते थे उसको, तपस्या की जाती थी या शिक्षा ली जाती थी, ज्ञान प्राप्त किया जाता था, आरण्यक। ब्राह्मण और उपनिषद के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? आरण्यक को माना जाता है। जैसे वृद्धारण्यक उपनिषद का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। कंठ उपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया एग्जाम में कि नचिकेता और यमराज का संवाद किस में देखने को मिलता है? कंठ उपनिषद में देखने को मिलता है। और जो हमारा केन उपनिषद था इसमें ब्रह्मा की शक्ति का वर्णन किया गया है। केन उपनिषद में किसकी शक्ति का वर्णन किया गया है? ब्रह्मा की शक्ति का वर्णन किया गया है। मुंडक उपनिषद में ज्ञान के 2 भाग जो आपका प्राविद्या और अप्राविद्या, इनमें बांटा गया था। मुंडक उपनिषद को प्राविद्या और अप्राविद्या में। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का अत्यधिक जटिल होना सामाजिक असमानता को बढ़ा रहा था, क्योंकि इस टाइम तक ब्राह्मणवाद फैल चुका था। यहाँ पे अब आपकी जाति व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व साहित्यिक साक्ष्यों में स्पष्ट होता है। क्षेत्रीय जो हमारा क्षत्रिय वर्ग था इसको दार्शनिक बहसों में भाग लेता था, जैसे जनक लेते थे।
उपनिषदों में पहली बार पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें हमें पुनर्जन्म रीबर्थ का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? उपनिषदों में देखने को मिलता है। और कर्म सिद्धांत भी आपके उत्तर वैदिक काल में ही व्यवस्थित हुए। मोक्ष की अवधारणा पहली बार स्पष्ट रूप से विकसित हुई, पर यह सूत्र काल में मोक्ष की अवधारणा थी उत्तर वैदिक काल में तो हुई, लेकिन जैसे ही आपका सूत्र काल आता है, सूत्र साहित्य पीरियड आता है, उस टाइम तक मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो गई थी। लोगों को ये हो गया था, शूद्रों को तो, कि जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। तो मोक्ष सूत्र साहित्य टाइम पे खत्म होने की कगार पे था, इसीलिए तो आपके बौद्धिज्म और जैनिज्म आए। नेति नेति सिद्धांत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया था। ब्रह्मा का नकारात्मक वर्णन किसमें देखने को मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। किसका? नेति नेति सिद्धांत किसमें देखने को मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है, जिसमें हमें ब्रह्मा का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। याज्ञवल्क्य को नेति नेति सिद्धांत का प्रवर्तक माना गया है। किनको? याज्ञवल्क्य को। उत्तर वैदिक साहित्य में राज्य को जनपद के रूप में वर्णित किया गया है। राजा धर्म का रक्षक होता था। टैक्स, बलि, भाग, शुल्क के रूप में दर्शाया गया था। और ये तो आपके HPSC HCS में क्वेश्चन भी आया था, शायद 2023 वाले में, 23 वाले में या उससे पहले वाले में आया था। बलि किससे रिलेटेड है? टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो कर को बलि, भाग, शुल्क इन रूप में दर्शाया गया। सभा समिति का पतन साहित्यिक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है। अगर हम अब पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो जो हमारे मृद भांड थे रंगों वाले, PGW बर्तनों का तापमान हाई फायरिंग टेक्निक से तैयार किया जाता था। PGW संस्कृति में घोड़े के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। लोहे के कृषि औजार कौन कौन से? फाल जो आपके जखेड़ा से प्राप्त हुआ था, हसिया और कुल्हाड़ी ये मिले हैं। हसिया फसल काटने का प्रमाण देती है। PGW स्थानों पर अस्थायी से स्थायी बस्तियों का संक्रमण, एक जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है वो देखने को मिला था हमें। कुछ PGW स्थानों पर अनाज के दाने भी मिले हैं हमें। धान, गेहूं, जौ के अवशेष मिले हैं। इस काल में पशु अवशेष ज़्यादा मिले हैं, यानी कि पशु बलि ज़्यादा दी जाती थी। मांसाहार का प्रमाण भी देखने को मिला है। कुत्ते और घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। PGW में साधारण घर और कुछ बड़े घर सामाजिक असमानता का संकेत देते हैं। किलेबंदी देखने को मिली थी, क्योंकि राजनीतिक असुरक्षा और युद्ध के संकेत देखने को मिले थे। NBPW में हमें कॉइन्स यानी कि मुद्रा के प्रारंभिक संकेत मिले हैं, यानी कि जो हमारे आहट सिक्के होते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। ठीक है, आहट सिक्के भी बोल देते हैं इनको हम। NPBW महाजनपद और नगरीकरण से इनका सीधा संबंध है। इस काल में व्यापारिक वर्ग वैश्य का महत्व बढ़ा। गंगा नदी में आर्थिक जीवन की धुरी बन गई थी। PGW क्षेत्र में कम शहरीकरण, जबकि NBPW में तेज शहरीकरण के एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। कुम्हार चाक का व्यापक उपयोग मिलता है। धातु क्रम में प्रगति हुई। इस काल में लोहे की तकनीक स्थानीय रूप से विकसित हुई, बट इम्पोर्टेंट नहीं थी, वो मैंने आपको बता दिया। पुरातात्विक साक्ष्य में राजनीतिक केंद्रीकरण के संकेत मिलते हैं। अगर हम लोहे के एविडेंस की बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग शुरू हुआ। इसको आयरन एज भी बोला गया, यानी कि लोह युग बोला गया। लोहे को वैदिक ग्रंथों में श्याम अयश और कृष्ण अयश बोला गया। श्याम अयश किस में बोला गया और कृष्ण अयश किस में बोला गया? मैंने आपको करवाया था। किस में बोला गया है श्याम अयश और कृष्ण अयश? अभी पीछे हम करके आए थे। किस में बोला गया है बताओ अब मुझे आप, किस में बोला गया? पीछे करके तो आए थे हम लोग भाई। किस में बोला गया? श्याम अयश यजुर्वेद में, कृष्ण अयश ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में अयश शब्द तांबा कांसा के लिए प्रयुक्त होता था, यानी कि धातु के लिए। उत्तर वैद काल में अयश का अर्थ बदलकर लोहे के रूप में होने लगा। लोहे का उपयोग सबसे पहले हथियारों और औजारों में हुआ। लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल साफ किए गए। जंगल कटने से कृषि भूमि का विस्तार हुआ। लोहे के कारण स्थायी कृषि का विकास हुआ। लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। और हल कहाँ से मिला था हमें? जखेड़ा से। कहाँ से मिला था? जखेड़ा से।
इससे उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से अधिशेष सरप्लस पैदावार हुई, सरप्लस पैदावार हुई तो व्यापार और विनिमय भी बढ़ेगा, और लोहे के कारण फिर वहाँ पे जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। लोहे ने गंगा घाटी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगा क्षेत्र में घने जंगल लोहे से साफ किए गए। लोहे के उपयोग से जनपदों का विकास हुआ। कुरु पंचाल क्षेत्र में लोहे के सबसे ज़्यादा एविडेंस मिले हैं। जो हमारे PGW हैं यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर हैं, जो हमारे रंगीन मृद भांड हैं, ये संस्कृति लोहे से जुड़ी हुई है। PGW को प्रारंभिक लोह संस्कृति माना जाता है। अतरंजी खेड़ा से लोहे के औजार मिले हैं। लोहे और युद्ध के एविडेंस में हम बात करें तो तलवार, भाला, तीर बनाए गए, जिससे युद्ध की क्षमता और शक्ति बढ़ी। राज्यों के विस्तार में लोहे के हथियारों की उससे भूमिका भी बढ़ी। किलेबंदी का विकास हुआ, और शक्तिशाली राज्यों का उदय होने का रीज़न भी किसको बोला गया है? लोहे को बोला गया है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हसिया देखने को मिला, जो फसल काटने में यूज़ होता था। फाल लोहे के बनने लगे थे, और 2 फसल प्रणाली संभव हुई, जिसकी वजह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, क्योंकि सरप्लस अनाज होने लगा। धान की खेती का विस्तार हुआ। अगर हम सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखें तो लोहे के कारण ग्राम से जनपद और आगे चलकर महाजनपद का विकास हुआ। शहरीकरण की नींव पड़ी। दूसरे शहरीकरण की नींव पहली कौन सी थी? नगरीय सभ्यता, आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरी नगरीय सभ्यता पनपी किसके बाद? लोहे के बाद। वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ा। कृषि अधिशेष बढ़े रहे। अगर सरप्लस अनाज हो रहा है तो वहाँ पे व्यापार होगा, व्यापार होगा तो नगर का विकास होगा। ऐसे चेन प्रोसेस चलता है। समाज में आर्थिक असमानता बढ़ी। अगर हम उत्तर वैदिक काल में औजारों को सामान्य अयश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अयश कहा जाता था सामान्य रूप से। अयश धातु के लिए सामान्य शब्द था। आपके ऋग्वेद काल में तांबे और कांसे का बोला जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में श्याम अयश, कृष्ण अयश लोहे से रिलेटेड थे। श्याम अयश इज रिलेटेड टू यजुर्वेद और कृष्ण अयश इज रिलेटेड टू ब्राह्मण ग्रंथ। लोहित अयश तांबा और कांसे को बोला जाता था लोहित अयश। ठीक है, इसलिए उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजार खास तौर पर श्याम अयश और कृष्ण अयश से जाने जाते थे। ठीक है, तो चलो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और कुछ कमी लगी तो उस बारे में भी कमेंट कर देना जो इम्प्रूव करना है। तो चलो मिलते हैं।